नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में आर्मी जीडी के ये टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें जीके, जीएस और मैथ्स और रीजनिंग इसमें इंक्लूड किए हैं। और इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, विश्व में प्रथम महिला के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो मतलब जो विश्व की प्रथम महिला है, मतलब कि ठीक है, तो उसमें जो गलत है उसके बारे में तो वो आपको गलत बताना है। ठीक है, इसमें तो इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है। तो जो पहला जो है प्रधानमंत्री, तो विश्व की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी ये श्री माबो भंडारनायके थी, और ये थी श्रीलंका से। ठीक है, ये थी श्रीलंका से। ठीक है, आप ये एकदम सही है। अगला जो है माउंट एवरेस्ट विजेता, मतलब विश्व की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता ये थी जुनको तेवई थी। ये विश्व की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता, ये भी सही है। अगला जो है राष्ट्रपति मारिया एस्ट्रेला विश्व की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी, ये भी सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये इसमें गलत हो जाएगा। तो ये जो माउंट एवरेस्ट विजेता है ये भारत की प्रथम महिला है, ठीक है, ना कि विश्व की प्रथम महिला। तो बछेंद्री पाल जो हैं ये विश्व की प्रथम महिला विजेता नहीं है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये भारत की हैं ओनली। तो आप ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें गलत पूछा था तो ये गलत इसमें है। इसमें पूछा था विश्व की प्रथम महिला, ठीक है, और जो ये हैं बछेंद्री पाल ये भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछा था, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक शहर गोदावरी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है ये अस्त्र है, और अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। यह एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। ठीक है, और ये उड़ीसा के तट बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, जो कि सफलतापूर्वक रहा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जमीन से हवा में वार करने वाली, तो ये त्रिशूल है। त्रिशूल को आप ऐसे याद रखें कि त्रिशूल को जमीन में ऐसे लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये जमीन का हिस्सा हो गया, ये हवा में हो गया। ठीक है, ऐसे त्रिशूल याद रखें कि जमीन से हवा में वार करने वाली त्रिशूल है। और इसमें पूछा था हवा से हवा में, तो हवा से हवा में ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, अस्त्र मिसाइल। अगला प्रश्न जो है, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है। तो जो पिछोला झील है ये भारत के राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न जो है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन है ये 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है ये 22 दिसंबर है, तो उत्तरी गोलार्ध का कितना होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए आपसे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन ये किस डेट को रहेगा, तो ये रहेगा 21 जून को। ठीक है, ये रहेगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का आप याद रखें, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है ये 21 जून को है। ठीक है, आप याद रखें इसको। और इसमें पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद व्रत कहलाता है तथा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है। तो ये भूमध्य रेखा है। इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं और इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का जो मुख्यालय है ये है वाशिंगटन डीसी में। और इसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आप याद रखें इसको। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है ये आर्टिकल 32 को कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 को कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। और इसमें जो है आर्टिकल 32 में जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में है कि मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर वहाँ से वो संतुष्ट नहीं होता है उच्च न्यायालय से, तो वह उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक है, जब तक उससे संतुष्टि ना मिले। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। ठीक है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के बारे में बात की गई इसमें। ठीक है, तो आत्मा, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, भारतीय मानक समय है। तो भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है,
डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार सम्मान किया गया? तो ये 1930 में सम्मान ये दिया गया नोबेल पुरस्कार का, ठीक है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो डॉक्टर सीवी रमन है इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नोबेल जो पुरस्कार है ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है और वो क्षेत्र के लिखने हैं किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है ये रोम मेमोरी है, ठीक है। ये रोम मेमोरी है। और आपसे पूछा जाए कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आप इसको याद रखें और हमारा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है धुरंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो धुरंतरी जो पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आप याद रखें इसको, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है भारत के किस स्थान में औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये मासिनराम में होती है, ठीक है। मासिनराम में होती है वर्षा सबसे औसतन सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन जो कहते हैं ये समुद्रगुप्त कहते हैं भारतीय नेपोलियन, ठीक है। अगला प्रश्न जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संसार की सबसे ऊंची जो चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है ये कौन सा है? तो ये बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा है और सबसे भारी ग्रह ये बृहस्पति को हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है बेतवा नदी का उद्गम स्थल। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है ये विंध्याचल पर्वत है। ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है गिद्धा नृत्य राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो जो गिद्धा नृत्य है ये पंजाब से संबंधित है, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो भारत के जो परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति थे ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न जो है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1910 में पारित किया गया, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न जो है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है ये राइनो के लिए जाना जाता है, जो एक सींग वाला गैंडा होता है उसके लिए हम जानते हैं, ठीक है, राइनो। अगला प्रश्न जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की ब्रह्म समाज की तो ये राजा राम मोहन राय ने की स्थापना इसकी, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न जो है पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये एनीमोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न जो है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ही थे, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के ऐसे व्यक्ति बताइए जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हों और द्वितीय राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न जो है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी स्कर भी होता है, आप याद रखें इसको। अगला जो प्रश्न है कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है, कथकली केरल का लोक नृत्य है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो 28 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। और जो मुंबई बंदरगाह है प्राकृतिक जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई। का आविष्कारक कौन थे? तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे ये थे जे.एल. वेयर्ड, आप इसको याद रखें। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है म्यांमार बर्मा की मुद्रा। तो जो म्यांमार बर्मा की जो मुद्रा है ये क्यात है, ठीक है, और टका बांग्लादेश की है, भारत की रुपया है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो ये दाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न जो है वेल एक है तो ये स्तनधारी है, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बिजली के बल्ब में भरा होता है, तो बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन होती है, ठीक है, तो ऑर्गन जो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न इनमें से कौन अधातु नहीं है? मतलब कि अधातु नहीं है मतलब कि धातु है। तो धातु जो है ये पारा है,
जो कि एक अधातु नहीं है। ये धातु है पारा, ठीक है। पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में भी रहता है, ठीक है। आप याद रखें इसको, द्रव अवस्था में रहने वाला धातु का नाम पारा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अधातु नहीं है तो ये पारा अधातु नहीं है, ये एक धातु है, याद रखें आप लोग इसको। अगला प्रश्न जो है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, आप इसको याद रखें। और जो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये निकोटीन है, जो कि तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न जो है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो नाभिकीय जो संलयन होती है ये हाइड्रोजन बम में होती है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होती है। और आपसे पूछा जाए नाभिकीय विखंडन, अब अगर आपसे नाभिकीय विखंडन पूछा जाए तो ये परमाणु बम में होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नाभिकीय विखंडन तो ये होती है परमाणु बम में। और आपसे पूछा गया है इसमें नाभिकीय संलयन तो ये हाइड्रोजन बम में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, विद्युत से लगी आग बुझाई जाती है। तो विद्युत से लगी जो आग है ये मिट्टी से बुझाई जाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें जो बताना है तो ए के, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है ए के बाद सी आया है, मतलब बी छोड़ दिया है। और फिर सी डी ई, मतलब डी छोड़ दिया है फिर। और फिर ई के बाद एफ छोड़ दिया है, फिर तो जी आया है, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले में होना चाहिए। तो आई के बाद जो है जे छोड़ दिया, के आ गया, ठीक है। और के बाद एल छोड़ दिया, एम आ गया, ठीक है। एम के बाद एन छोड़ दिया, ओ आ गया, ऐसे इसको याद रखें, ठीक है। और आगे है पी के बाद क्यू छोड़ दिया, पी क्यू आर, ठीक है। आर के बाद पी क्यू आर एस छोड़ दिया, एस के बाद टी यू वी, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक छोड़ के अक्षर आना चाहिए। तो जो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये होगा, एक्स के बाद वाई छोड़ दिया, जेड आ गया, जेड के बाद ए छोड़ दिया, उसके बाद बी आ गया, बी के बाद सी छोड़ दिया, उसके बाद आ गया डी। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स है फिर उसके बाद जेड है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है। तो एक्स वाई छोड़ दिया तो उसके बाद जेड आ गया, जेड के बाद ए छोड़ दिया, उसके बाद बी आ गया, बी के बाद सी छोड़ दिया, उसके बाद डी आ गया, ठीक है। तो हमारा ये सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न जो है इसमें ध्यान से इसको देखिए, जो ये संख्या है 0 2 4 6, इसको जो आगे लिखा गया है इसको कैसे लिखा गया है? तो ये लास्ट वाला जो अक्षर है उसको पहले लगा दिया है उसमें, ठीक है। जो लास्ट वाला अक्षर है उसको हमने पहले लगा दिया है, और पूरे अंक वैसे के वैसे रखे हैं 3, ठीक है। उसके आगे वाले में भी यही किया गया है, ठीक है। जो आगे इसमें है, इसमें जो पहला अक्षर, इसमें जो 6 0 2 4 है, इसमें जो लास्ट वाला अक्षर है इसको पहले लिख दिया है, देखो, ठीक है। और पूरे अंक वैसे के वैसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आगे वाले में भी होना चाहिए। जो 2 है, जो ये संख्या है इसमें 2 को आगे लिख देना है, और बाकी जो 3 संख्या वैसे के वैसे लिख देना है, मतलब 2 और 460, ठीक है। तो ऐसे ही हमें आगे करना है। तो इसमें लास्ट वाली संख्या को हमने पहले लिख देना है, और उसके बाद 246 है उसको वैसे लिख देना है हमें, 246 वैसे के वैसे लिख देना है, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये हमारा ऑप्शन 0 246 ये हमारा डी ऑप्शन में हमारा है, ठीक है। मतलब 0 पहले लिख देना है और बाकी सब 3 अंक वैसे ही लिख देना है, ठीक है। 246, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कैसे विषम दिन आप निकालेंगे? तो सबसे पहले लीप वर्ष में कितना होता है? तो लीप वर्ष में होता है 366, और साधारण वर्ष में 365। जब फरवरी 28 की होती है तो वो लीप वर्ष नहीं होता है, तो वो साधारण वर्ष होता है जब फरवरी 28 की होती है। जब फरवरी 29 की होती है तो वो विषम दिन, वो होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जो होता है वो 4 से जो सन होता है, जैसे 2020, तो ये एक लीप वर्ष है, ठीक है। इसमें फरवरी 29 की ही होगी, क्योंकि जो 2020 है, जो लास्ट की डिजिट है 2020 का, जो लास्ट का डिजिट है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 366 को हम लिखेंगे, और 366 को हम किससे डिवाइड करेंगे? तो 366 को हम 7 से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 7 पना 35, 7 पंचे 35, ठीक है। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, तो बचेगा कितना? 1, और 6 हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, तो यहाँ पे जब 16 के नीचे हम 14 लिखेंगे तो बचेगा कितना? 2।
2 बचेगा तो 2 हमारा विषम दिन हो गया, ठीक है। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो साधारण वर्ष में होता है 365 दिन। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 पंचे 35, तो यहाँ पे 7 पंचे 35, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ 15 लिखेंगे, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि एक साधारण वर्ष में, जब एक साधारण वर्ष में लीप वर्ष कितने विषम दिन होते हैं, तो 1 होगा। यहाँ पे पूछा गया है लीप वर्ष में, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। और साधारण वर्ष में अगर पूछा जाए, साधारण वर्ष में अगर आपसे लीप वर्ष की संख्या, विषम दिन की संख्या पूछी जाए तो 1 होगी, ठीक है। साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में 2 होती है। अगला प्रश्न जो है, मदर को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है, ठीक है। तो मदर को कैसे इसमें लिखा गया है, तो जो टी है TOM लिखा गया है, मतलब कि यहाँ से जो बीच से जो TOM उल्टा कर दिया गया है, REH उल्टा कर दिया गया है। तो जो हमारा मदर था MOTHER, ठीक है, ये था। तो हमने जो इसमें जो लिखा गया है TOM, मतलब कि इधर से ऐसे लिखा गया है, मतलब कि बीच से ऐसे इधर को लिखा गया है। और यहाँ पे REH मतलब ऐसे लिखा गया है, 3 अक्षर ऐसे लिखे गए, 3 अक्षर ऐसे लिखे गए। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, जो हमारा NEPHEW, तो हमारे जो 3 अक्षर हैं इनको हम ऐसे लिखेंगे पहले, और फिर 3 अक्षर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, तो ये बनेगा PEH, ठीक है। जो ये वाले अक्षर हैं PEN है, यहाँ पे जो लास्ट में है ये N है, PEN और PEN WEH। तो हमारा ये बी ऑप्शन में करेक्ट है, PEN WEH, क्योंकि जो ये अक्षर हैं बीच से इधर को आधे लिखे गए हैं, आधे इधर को लिखे गए हैं। तो आप ऐसे इसको, जो हमें पूछा गया था ये चीज़, तो इसको भी हम ऐसे लिख देना है, PEN WEH, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में आपको अलग बताना है। तो ये अलग इसमें जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि जो हमारा समुद्र का एरिया है, यहाँ पे समुद्र के तट पे स्थित है गुजरात, और यहाँ पे स्थित है महाराष्ट्र, और यहाँ पे जो है कर्नाटक भी स्थित है, ठीक है। तो ये समुद्री एरिया हैं तीनों। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ये समुद्री एरिया नहीं है, ठीक है, समुद्र तट एरिया नहीं है, तो हमारा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, इसमें आपको अनुक्रम बीमेल बताना है, मतलब कि अलग बताना है। तो 3 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में अगर हम 4 दूनी 8 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अगर 15 में हम 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 31। अगर हम 31 में 32 जोड़ते हैं तो ये 98 नहीं होगा, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 हमें जोड़ के चलना है, ठीक है। आप सीक्वेंस याद रखें, ठीक है। पहले इसमें मैंने 4 जोड़ा, फिर उसके बाद मैंने 8 जोड़ा, फिर उसके बाद मैंने 16 जोड़ा, फिर मैं उसको 32 जोड़ूंगा, ठीक है। तो जब 4 जोड़ा तो 7 हो गया, अगर 4 के बाद फिर दुगना उसका जोड़ा तो 15 हो गया, 8 का हमने दुगना जोड़ा तो 31 हो गया। अगर हम 31 8 16 हो गया, तो 16 का हम दुगना जब 32 जोड़ेंगे, तो 32 जब जोड़ेंगे तो 31 दूनी कितना होता है, यहाँ पे होना चाहिए 63, तो यहाँ पे 98 हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे 63 होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा 98 इसमें गलत हो जाएगा। इसमें बीमेल पूछा था, बीमेल संख्या बताना है, ठीक है। तो ये संख्या यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपको आना चाहिए तो 63 कैसे आना चाहिए था, जब 3 में 4 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 में जब दुगना इसका जोड़ेंगे, जो 4 का दुगना 8, 8 का यहाँ पे 16, 16 का यहाँ पे 32 जोड़ना चाहिए था, तो यहाँ पे तो गलत है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या, मतलब संख्या मैंने मान लिया x, संख्या मैंने x मान लिया, उसके 5वें भाग, तो संख्या के 5वें भाग मतलब 5वें भाग x/5 में से 5 घटाने पर बराबर प्राप्त होता है 5, ठीक है। तो 5 का हम इधर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा x - 25/5 बराबर 5, x - 25/5 बराबर 5, याद रखें आप इसको, x - 25/5 बराबर 5, ये आप लोग याद रखे होंगे। तो फिर x बराबर हम कैसे, x - 25 बराबर करेंगे क्या, तो ये 5 इधर पहुंच जाएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा ये 25, यहाँ पे जो लिखा था पहले से
और ये माइनस वाला जो इधर पहुँचेगा प्लस में हो जाएगा, तो 25 25 50 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। जब आपसे ऐसे कहा जाए कि 10 संख्याएं का औसत 7 है, अगर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो आप हमेशा जो औसत दिया है और जितना जोड़ा गया है तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा, तो यह हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे बदल सकता है संख्या। ठीक है, यहाँ पे 10 की जगह 20 भी कह सकता है, तो आपको वही फॉलो करना है कि 20 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तब भी हमारा 7 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 9, तब भी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना भी हो कोई मतलब नहीं, हमें जो औसत दिया है और कितना जोड़ा गया है यही हमारा जोड़ के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखें कि कितना भी संख्या का औसत हो, जो औसत दिया गया है और जितना उसमें जोड़ा गया है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें 9 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7 + 2। अगला प्रश्न जो है, यदि x का 40% इतना है, मतलब x का 40% मतलब 40/100 कितना है, तो ये है 160। 160 दिया है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, तो x बराबर जो हो जाएगा जब 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा 4 × 100, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे मैंने निकाला, x का 40%, x का मतलब गुणा 40% मतलब 40/100। ठीक है, बराबर 160 दिया है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4/4, x बराबर जो होगा 4 × 100, तो ये 400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखें मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए आप उसको। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, सुरेंद्र की आयु 40 वर्ष है, नगेंद्र की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व मतलब कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं इसको हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे, मतलब सुरेंद्र की आयु कितनी है 40 और बटे में कितना 60 है किसकी, नगेंद्र की। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि x वर्ष आयु पहले, मतलब ये पूछा गया है कितने वर्ष पूर्व मतलब कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो मैं मान लेता हूँ x वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात होगा इतना। ठीक है, तो मैंने x वर्ष पहले की मतलब कि माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों में से, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5 का ऊपर जब मल्टीप्लाई कैंची मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो 5 चौका 20, ये हो जाएगा 200 - 5x। ठीक है, 200 - 5x, और ये हो जाएगा 180 - 3x। 180 - 3x हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखें 200 - 5x, 180 - 3x। तो हमने जो निकाला था 200 - 5x बराबर 180 - 3x। तो जब हम 3x को इधर ले आएंगे, जब 3x को इधर ले आएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं जो 5x था पहले से माइनस का, यहाँ पे 200 है। ठीक है, 200 है, 200 - 5x, जब यहाँ पे प्लस का 3x इधर आ गया तो बराबर में 180 है। तो यहाँ पे 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बराबर, और 200 को हम उधर भेज देते हैं, तो 180 - 200, 180 - 200। ठीक है, आप इसको याद रखे होंगे, जो -2x बचा था हमारा, और उधर कितना था 180 - 200। तो 200 में से जब हम 180 घटाएंगे, जो बड़ा होता है उसमें से हम घटाते हैं हमेशा। ठीक है, जब 200 में से हम 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा, 20। तो 20 बचेगा, तो ये माइनस का है 200, तो ये बचेगा -20, और यहाँ -2x है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 20 को काटेंगे तो बचेगा हमारा 10 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 वर्ष किस ऑप्शन में दिया, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जैसे मैंने किया है उसको याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न जो है, 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयों, दोनों सुइयों घंटा और मिनट वाली एक दूसरे में पर आती है। मतलब कि जो ये घड़ी है उसमें जो मिनट की सुई है, ठीक है, और जो मिनट की सुई है और एक घंटे की सुई है। ठीक है, तो दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक कितनी बार आती हैं, तो ये 22 बार आती हैं। ठीक है, 24 घंटे में एक दूसरे के ऊपर 22 बार आती हैं। आप ये याद रखें, 24 में से हमेशा 2 बार कम आती हैं। ठीक है,
आप इसको याद रखें, क्योंकि एक जब शुरू में 12 बजता है और एक दोबारा से 12 बजता है जब, तो ऐसे इसका 2 बार कम हो जाता है। आप याद रखें इसको। तो 24 घंटे में कितनी बार, तो 22 बार ये एक दूसरे पे आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, 10 लड़के किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो सबसे बढ़िया इसकी ट्रिक जो है 10 × 25 बटे 20 लड़के, तो 20 यहाँ पे कर देना है आपको, ठीक है। बस इतना याद रखें। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 25/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप ऐसे याद रखें, ठीक है। 10 लड़के किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 10 × 25, और फिर कहा गया है कि उसी काम को 20 लड़के, तो 20 बटे में कर देना है, ठीक है। 0 से 0, 2 से 25 कटेगा नहीं, तो 25/2 हमारा 25/2 दिन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।